बात बहुत पुरानी है। अमेरिका के टेक्सास में एक छोटे से शहर में एक इंसान रात के 3 बजे अपनी मेज पर बैठा था। घर में सन्नाटा था, बाहर गहरा अंधेरा था और वो इंसान एक ऐसी उलझन से जूझ रहा था जिसने कई रातों की नींद छीन ली थी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी एक खोज में लगा दी थी। 20 साल की मेहनत दांव पर थी और अब उसे लगने लगा था कि शायद वो गलत रास्ते पर है। शायद जो वो ढूंढ रहा है वो कभी मिलेगा ही नहीं। उस रात उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक आवाज थी और एक नंबर था। आंखें खुली तो उसने फौरन उठकर वो नंबर लिख लिया और अगले दिन वो नंबर एक लॉटरी में डाल दिया। और हैरानी की बात यह कि वो नंबर जीत गया। पर यह कहानी लॉटरी जीतने की नहीं है। यह कहानी उस एहसास की है जो उस रात के बाद उस इंसान के अंदर जागा। उसे लगा कि इंसान का दिमाग सोते वक्त किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां जागते हुए कभी नहीं पहुंच पाता। एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग ज्यादा खुला होता है, ज्यादा जुड़ा होता है और कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी एक एहसास ने आगे चलकर एक ऐसी खोज को जन्म दिया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस इंसान का नाम था होजे सिल्वा। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दशकों पहले लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले दिन थी, बल्कि आज के भाग दौड़ भरे दौर में तो शायद और भी ज्यादा। इस किताब का नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। इसके लेखक होजे सिल्वा कोई बड़े प्रोफेसर नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भी नहीं थे। सच कहें तो उन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में ही पिता गुजर गए, मां ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने भाई बहनों के साथ दादी के घर आ गए। बस 6 साल की उम्र में ही उन पर परिवार का बोझ आ गया। सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश करते, अखबार बेचते, जो भी काम मिलता वो करते। पर इन सारी मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। इंसान का दिमाग असल में काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं उसका हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है? और क्या हम अपने दिमाग को सिखा सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम करे? इस सवाल की शुरुआत एक दिन नाई की दुकान से हुई। वहां बैठे बैठे उन्होंने एक किताब उठा ली जो रेडियो ठीक करने के बारे में थी। नाई ने वो किताब उन्हें इस शर्त पर दी कि उसमें दिए इम्तिहान वो नाई के नाम से पास करें। उन्होंने ऐसा कर दिया। नाई की दुकान पर एक सर्टिफिकेट लग गया और इधर 15 साल की उम्र में उन्होंने खुद रेडियो ठीक करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ा, हालात सुधरे और जब जिंदगी थोड़ी संवरी तो उन्होंने अपनी उस पुरानी जिज्ञासा की तरफ लौटना शुरू किया। मन और दिमाग से जुड़ी किताबें पढ़ी, सम्मोहन यानी हिप्नोसिस पर गहरी खोज की और फिर एक दिन कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने ही बच्चों पर एक प्रयोग शुरू कर दिया। वो अपने बच्चों को एक खास तरह की मानसिक अवस्था में ले जाकर पढ़ाने लगे। ऐसी अवस्था जो नींद और जागने के ठीक बीच में होती है। और जो नतीजा आया वो किसी ने सोचा नहीं था। बच्चों की पढ़ाई में एकदम से जबरदस्त सुधार आ गया। वो चीजों को पहले से कहीं बेहतर याद रखने लगे और गहराई से समझने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक रात उनकी बेटी ने वो जवाब दे दिया जिसका सवाल अभी पूछा ही नहीं गया था। वो बस अपने मन में सोच रहे थे कि अगला सवाल क्या पूछूं, और बेटी ने चुपचाप उसका जवाब बोल दिया, मानो वो उनके मन के अंदर झांक रही हो। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें समझ आया कि जब दिमाग उस खास शांत अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर एक ऐसी ताकत जाग उठती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में गहरी नींद में सोई रहती है। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ किताबें याद रखने या इम्तिहान पास करने से कहीं बहुत बड़ी है। इसके बाद उन्होंने कई सालों तक इस खोज को आगे बढ़ाया। पहले अपने शहर के 39 बच्चों को सिखाया, फिर बड़ों को, और फिर एक पूरा कोर्स तैयार किया। वो कोर्स इतना असरदार निकला कि पहले पूरे अमेरिका में फैला और फिर दुनिया के 109 देशों तक जा पहुंचा। आज तक 5 लाख से ज्यादा लोग इस तरीके को अपना चुके हैं, जिनमें छात्र भी हैं, डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और वो आम लोग भी हैं जो बस चाहते थे कि जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसी तरीके को गहराई से समझेंगे। ये तरीका है क्या, काम कैसे करता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। एक तेज याददाश्त के लिए, एक शांत और स्थिर मन के लिए, अच्छी सेहत के लिए और उस छुपी हुई ताकत के लिए जो आपके अंदर पहले से मौजूद है पर जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। क्योंकि इस पूरी खोज का सबसे बड़ा सबक बस इतना है कि यह ताकत किसी एक खास इंसान की नहीं है, यह हम सबके अंदर है। बस
इसे जगाने का सही तरीका जानना होता है। एक शहर में एक अधिकारी था जिसका काम शहर की बड़ी इमारतों और बाजारों के नक्शे तैयार करना था। एक सुबह उसके दफ्तर में बड़ी मुसीबत आ गई। एक बड़े बाजार के सारे नक्शे गायब हो गए और उसी हफ्ते कुछ बड़े अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक थी जिसमें उन नक्शों का होना बेहद जरूरी था। उसकी सहायिका बाहर घबराई हुई बैठी थी। उसे लग रहा था कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, पर वो अधिकारी बिल्कुल शांत था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद कीं और पूरे 10 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे किसी ने उसे ठहरा दिया हो। 10 मिनट बाद उसने आंखें खोलीं, सहायिका के पास गया और बोला कि मुझे लगता है नक्शे मिल जाएंगे। पिछले गुरुवार को जिस होटल में खाना खाने गया था, उसका नाम क्या था? उसने वहां फोन किया और नक्शे वहीं मिल गए। ये कोई जादू नहीं था, यह सिल्वा माइंड कंट्रोल का नतीजा था। वो अधिकारी उन 10 मिनटों में अपने दिमाग की एक ऐसी अवस्था में चला गया था जहां वो उन यादों तक पहुंच सका जो आम जागती हालत में कहीं गहरे दबी हुई थीं। इस अवस्था को सिल्वा मेथड में अल्फा अवस्था कहते हैं। अब यह अल्फा अवस्था आखिर है क्या, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा सिल्वा का तरीका इसी एक बुनियाद पर टिका हुआ है। हमारा दिमाग हर पल एक तरह की बिजली जैसी ऊर्जा पैदा करता रहता है, जिसे दिमागी तरंगें कहते हैं। वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन से इन तरंगों को नापा है और पाया है कि ये तरंगें कितनी तेज या धीमी चल रही हैं। इसके हिसाब से दिमाग 4 अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है। पहली अवस्था है बीटा। ये वो अवस्था है जिसमें हम अपना पूरा दिन गुजारते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई फैसला ले रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, ये दिमाग की सबसे तेज और सबसे सक्रिय अवस्था है। दूसरी अवस्था है अल्फा, और यही वो अवस्था है जो इस पूरे तरीके की जान है। ये जागने और सोने के बीच का वो नाजुक पल है, जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं और नींद धीरे धीरे आंखों पर उतर रही है, या सुबह आंख खुली है पर अभी पूरी तरह जागे नहीं है, या दोपहर में कहीं ख्यालों में खो गए हैं। यही वो अवस्था है जिसे होजे सिल्वा ने अपनी पूरी जिंदगी की खोज का केंद्र बनाया। तीसरी अवस्था है थीटा, जो गहरी नींद की शुरुआत है, और चौथी है डेल्टा, जो सबसे गहरी नींद होती है। पर सवाल यह है कि अल्फा में ऐसा क्या खास है जो बाकी अवस्थाओं में नहीं, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। जब दिमाग अल्फा अवस्था में होता है तो वो एक साथ 2 ऐसे काम करता है जो आमतौर पर कभी साथ नहीं होते। पहला यह कि दिमाग बहुत ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है, यानी जो भी बात उसे बताई जाए, जो भी जानकारी दी जाए, वो उसे बहुत गहराई से अपने अंदर उतार लेता है। और दूसरा यह कि इतनी गहरी अवस्था में भी इंसान पूरी तरह जागा रहता है, सोच सकता है, समझ सकता है और अपने दिमाग को दिशा दे सकता है। अब इन दोनों चीजों का एक साथ मिलना बेहद दुर्लभ है। आमतौर पर जब हम बहुत ग्रहणशील होते हैं तो सो रहे होते हैं, और जब पूरी तरह जागे होते हैं तो दिमाग इतना व्यस्त रहता है कि गहरी बातें अंदर तक उतर ही नहीं पाती। अल्फा, इन दोनों के बीच की वो एकदम सटीक जगह है जहां दिमाग की असली ताकत जागती है। एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है, बिजली के उपकरणों में एक सिद्धांत होता है कि जब किसी तार में रुकावट कम हो तो बिजली ज्यादा अच्छे से बहती है। ठीक यही बात दिमाग पर भी लागू होती है। अल्फा अवस्था में दिमाग के अंदर की रुकावट कम हो जाती है और इसीलिए वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। अब यहां एक बात है जो हम भारतीयों को बहुत अपनी सी लगेगी। हमारे देश में हजारों सालों से ध्यान लगाने की गहरी परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे कि जब मन को एक खास तरह की शांति में ले जाया जाए तो इंसान के अंदर छुपी हुई ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। सुबह शाम की संध्या वंदन हो, योग में प्रत्याहार की बात हो, जिसमें अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ा जाता है, यह सब दरअसल उसी अल्फा अवस्था की बातें हैं। बस उस वक्त भाषा अलग थी। सिल्वा मेथड ने उसी प्राचीन समझ को आज की सरल भाषा में ऐसे ढाला कि कोई भी साधारण इंसान इसे आसानी से सीख सके और अपनी जिंदगी में अपना सके। अब याद कीजिए पिछले हिस्से की वो बात, जब उनकी बेटी ने बिना सवाल सुने ही जवाब दे दिया था। वो बात वहीं नहीं रुकी। यह एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। और इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आई। अल्फा अवस्था में दिमाग सिर्फ अपने अंदर की बातें नहीं सुनता, बल्कि वो किसी और के मन से भी जुड़ सकता है। एक ऐसा जुड़ाव जिसे हम आम बोलचाल में छठी इंद्रिय या अंतर्ज्ञान कहते हैं। अब यह सुनकर शायद आपके मन में थोड़ा शक उठे। यह तो बहुत अजीब और अलौकिक बात लगती है, पर इस खोज को सिर्फ एक बार नहीं
बार बार अलग अलग लोगों पर जांचा परखा गया, पहले बच्चों पर, फिर बड़ों पर, और हर बार नतीजा एक जैसा ही आया। जब भी कोई इंसान अल्फा अवस्था में पहुंचता था, उसकी भीतरी सूझबूझ और अनुभूति कई गुना बढ़ जाती थी। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम इस अल्फा अवस्था तक पहुंचें कैसे? इसका जवाब है इस पूरे तरीके का सबसे काम का और सबसे व्यावहारिक हिस्सा, जो हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। एक बार एक कक्षा में कुछ ऐसे लोग आए जो पहले से ध्यान लगाना सीखे हुए थे। किसी ने महीनों तक अभ्यास किया था, किसी ने हफ्तों तक। वो सब यह सोचकर आए थे कि यह कोर्स उनके लिए बहुत आसान होगा। पर जब पहला अभ्यास शुरू हुआ तो वो हैरान रह गए। सिर्फ 30 मिनट में वो उस गहरी अवस्था तक पहुंच गए जहां पहुंचने में उन्हें पहले महीनों लगे थे। और यही इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत है। यह उलझा हुआ नहीं है, किसी खास धर्म या परंपरा से बंधा हुआ नहीं है। यह सीधा और सरल है, और सबसे जरूरी बात यह कि यह काम करता है। तो अब समझते हैं कि इसमें असल में होता क्या है। इस तरीके का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने लेवल पर जाना, यानी उस अल्फा अवस्था में पहुंचना जिसकी बात हमने पिछले हिस्से में की थी। और इसके लिए एक बहुत ही सरल तकनीक बताई गई है, जिसे उल्टी गिनती का तरीका कह सकते हैं। बस इतना करना है कि एक शांत जगह बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे 100 से 1 तक गिनना शुरू कीजिए। हर गिनती के साथ एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, और हर सांस के साथ खुद को पहले से ज्यादा हल्का और शांत महसूस कीजिए। जैसे जैसे गिनती घटती जाती है, वैसे वैसे आप दिमाग की उस तेज और व्यस्त दुनिया से निकलकर एक शांत और गहरी दुनिया में उतरते चले जाते हैं। शुरुआत में 100 से 1 तक गिनिए। जब यह अभ्यास पक्का हो जाए तो 50 से 1 तक, फिर 10 से 1 तक, और जब पूरी तरह अभ्यास हो जाए तो बस 3 से 1 तक गिनने पर ही आप अपने लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब यह सुनने में बहुत आसान लगता है, और है भी आसान, पर इसके पीछे एक बहुत गहरी समझ छुपी है। जब आप गिनती गिनते हैं तो आपका सचेत मन उस गिनती में लग जाता है, और इस एकाग्रता की वजह से बाहर की दुनिया की आवाजें और बिखरे हुए विचार धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। आप बाहर से हटकर अंदर की तरफ आने लगते हैं, और यही अंदर की तरफ आना दरअसल अल्फा अवस्था है। अब लेवल पर पहुंचने के बाद एक और बहुत जरूरी औजार है, जिसे मानसिक पर्दा कह सकते हैं। जब आप आंखें बंद करके अपनी नजर को हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जैसे किसी ऊंची दीवार पर टंगे पर्दे को देख रहे हो, तो वो आपका मानसिक पर्दा है। ये वो जगह है जहां आप अपने दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं। जो कुछ भी आप अपनी कल्पना में देखना चाहते हैं, वो इसी पर्दे पर लाते हैं। और अल्फा अवस्था में यह कल्पना इतनी साफ और ताकतवर होती है कि दिमाग उसे सच्चाई की तरह महसूस करने लगता है। इसके साथ एक और तकनीक है जो बहुत काम की है। इसे 3 उंगलियों की तकनीक कहते हैं। जब आप अल्फा अवस्था में हो तो अपने अंगूठे, तर्जनी और बीच की उंगली को एक साथ मिलाइए, और अपने मन में कहिए कि जब भी मैं इन 3 उंगलियों को एक साथ मिलाऊंगा, मेरा दिमाग तुरंत उस शांत और एकाग्र अवस्था में आ जाएगा। यह दरअसल एक तरह का संकेत बनाने की विधि है। जैसे मंदिर की घंटी बजते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, वैसे ही ये 3 उंगलियां आपके दिमाग को अल्फा का संकेत देने लगती हैं। और जब दिन में कभी कोई मुश्किल आए, कोई बड़ा फैसला लेना हो, इम्तिहान हो या तनाव हो, तो बस ये 3 उंगलियां मिलाइए और आपका दिमाग उस शांत अवस्था में आ जाएगा। एक और बात जो बड़ी मददगार है, लेवल पर जाने से पहले अपने मन में एक ऐसी जगह की कल्पना करना जहां आप सबसे ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। किसी के लिए वो जगह पहाड़ों में किसी झरने के पास हो सकती है, किसी के लिए समंदर का किनारा, और किसी के लिए अपने गांव का वो पुराना आम का पेड़ जहां बचपन में घंटों बैठकर खेले थे। जो भी जगह हो, वो आपकी अपनी है। और हर बार जब आप लेवल पर जाएं तो पहले उस जगह को महसूस करें। वहां की हवा को गालों पर छूते हुए महसूस करें, वहां की आवाजों को सुनें, वहां की खुशबू को अंदर लें, और फिर उस सुकून भरी जगह से अपना काम शुरू करें। और यहां फिर एक बार हमारी अपनी संस्कृति से एक बहुत सुंदर जुड़ाव दिखता है। हमारे यहां पूजा में जो घंटी बजाई जाती है, जो धूप और दिया जलाया जाता है, जो रोज एक ही जगह बैठकर माला फेरी जाती है, यह सब दरअसल दिमाग के लिए संकेत है। ये सब मिलकर दिमाग को बताते हैं कि अब बाहरी दुनिया से ध्यान हटाओ और भीतर की तरफ आओ। हमारे बुजुर्ग ये बात सदियों से जानते थे। उन्होंने इसे भक्ति और धर्म की भाषा में कहा, और इसी बात को आज विज्ञान की भाषा में समझाया गया।
अब यहां एक सवाल जरूर उठ रहा होगा आपके मन में। ये सब तो ठीक है, पर जब हम लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहां करें क्या? सिर्फ शांत बैठे रहने से जिंदगी कैसे बदलेगी? और बस यही वो सवाल है जो इस तरीके को बाकी सब ध्यान विधियों से अलग बनाता है। देखिए, सिर्फ शांत बैठकर मन को खाली रखना, इसे निष्क्रिय ध्यान कहते हैं। और इसका फायदा जरूर है, तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, मन हल्का लगता है। पर यह तरीका यहां रुकता नहीं। इस तरीके में जो ध्यान सिखाया जाता है वो सक्रिय ध्यान है। यानी लेवल पर जाने के बाद आप वहां बस बैठे नहीं रहते, आप काम करते हैं। आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं, अपने लक्ष्यों को मन की आंखों से देखते हैं, अपनी याददाश्त को तेज करते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। और यही वो फर्क है जो इस तरीके को एक साधारण आराम की विधि से उठाकर जिंदगी बदलने वाला औजार बना देता है। और यह सक्रिय ध्यान कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे इस तरीके से याददाश्त तेज होती है, पुरानी आदतें बदलती हैं और वो बातें मुमकिन होती हैं जो पहले नामुमकिन लगती थीं। पर उससे पहले एक बात जो बार बार दोहराई गई है और जो बहुत जरूरी है, यह तरीका किताब पढ़ने भर से नहीं आता, यह करने से आता है। जैसे तैरना सिर्फ पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, जैसे साइकिल चलाना किसी के बताने भर से नहीं आता, वैसे ही लेवल पर जाना अभ्यास मांगता है। पहले दिन शायद कुछ खास महसूस ना हो, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर लगे, तीसरे दिन और बेहतर, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह इतना सहज हो जाता है जितना सांस लेना। तो अगर आज रात सोने से पहले आप बस इतना कर लें, आंखें बंद करें, 100 से 1 तक धीरे धीरे गिनें, हर गिनती के साथ एक गहरी सांस लें और बस उस शांति में कुछ पल रुकें, तो समझ लीजिए कि आपने इस पूरे तरीके का पहला कदम उठा लिया। अमेरिका के शिकागो शहर में एक बेसबॉल टीम थी। उस टीम के 14 खिलाड़ियों ने सिल्वा माइंड कंट्रोल का कोर्स किया और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उन 14 खिलाड़ियों का खेल पहले से कहीं बेहतर हो गया। कुछ का तो इतना बेहतर हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। वही खिलाड़ी थे, वही मैदान था, वही अभ्यास था। बस दिमाग की एक नई अवस्था ने उनके खेल को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यही तो इस तरीके का असली कमाल था। जब इंसान अल्फा अवस्था में होता है तो उसका दिमाग हर जानकारी को कहीं ज्यादा गहराई से अपने अंदर उतार लेता है। जो बातें आम जागती हालत में ऊपर ऊपर से गुजर जाती हैं, वो अल्फा अवस्था में दिमाग की गहराई में जाकर बैठ जाती है। और जो गहरे उतरता है वो याद भी रहता है और जरूरत पड़ने पर काम भी आता है। तो इस तरीके से याददाश्त बेहतर कैसे होती है? बात बहुत सीधी है। जो कुछ भी याद करना हो उसे पहले आम तरीके से पढ़ लो, फिर अपने लेवल पर जाओ और वहां उस पढ़ी हुई चीज को अपने मानसिक पर्दे पर लाओ। उसे दोबारा देखो, उसके साथ जुड़ो और कल्पना करो कि वो जानकारी तुम्हारे दिमाग में गहरी उतर रही है। फिर लेवल से बाहर आ जाओ, बस इतना ही। ये इसलिए काम करता है क्योंकि अल्फा अवस्था में दिमाग की ग्रहण करने की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो हर बात को ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रख लेता है। अमेरिका के ही एक स्कूल में करीब 2000 छात्रों को यह तरीका सिखाया गया। कोर्स से पहले और कोर्स के 2 हफ्ते बाद उन सब का एक मानसिक परीक्षण लिया गया और नतीजे चौंकाने वाले थे। छात्रों के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा, उनकी स्थिरता बेहतर हुई और उनके व्यक्तित्व में एक ठोस बदलाव दिखा। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि इस तरह का बदलाव अगर अपने आप होता तो उसके लिए यही परीक्षण 1000 बार देना पड़ता। यानी यह बदलाव संयोग नहीं था, यह इस तरीके का सीधा नतीजा था। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जब 4 महीने बाद दोबारा परीक्षण हुआ तो बदलाव और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। यानी इस तरीके का असर वक्त के साथ कम नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपको सबसे ज्यादा काम आएगी, आदतें। हम सब जानते हैं कि पुरानी और बुरी आदतें छोड़ना कितना मुश्किल होता है। चाहे जरूरत से ज्यादा खाने की आदत हो, बीड़ी सिगरेट की लत हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसे छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। हम ठान लेते हैं, 2-3 दिन जोर लगाते हैं और फिर वापस उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इच्छा शक्ति हार मान लेती है और इसकी वजह बड़ी सीधी है। इच्छा शक्ति दिमाग के ऊपरी हिस्से यानी सचेत मन की ताकत है, और जिस आदत को हम छोड़ना चाहते हैं वो दरअसल दिमाग की गहराई में बैठी होती है, अवचेतन मन में। और जब तक उस गहराई में बदलाव नहीं आता तब तक आदत नहीं बदलती। इच्छा शक्ति ऊपर ऊपर से लड़ती रहती है पर उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाती।
यही वजह है कि हम बार बार कोशिश करते हैं और बार बार वापस आ जाते हैं। पर अल्फा अवस्था में आप सीधे उस गहराई तक पहुंच सकते हैं और वहां से बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए एक तकनीक बताई गई है जिसे मन का आईना कह सकते हैं। जब आप लेवल पर हों तो अपने मानसिक पर्दे पर एक तस्वीर बनाइए। उसमें खुद को अपनी उस पुरानी आदत के साथ देखिए। अगर सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो खुद को सिगरेट पीते हुए देखिए। इस तस्वीर को एक धुंधले और फीके रंग के चौखटे में रखिए और फिर इसे पर्दे के एक तरफ सरका दीजिए। अब पर्दे की दूसरी तरफ एक नई तस्वीर बनाइए। इसे एक सुनहरे और चमकदार चौखटे में रखिए। इसमें खुद को उस आदत के बिना देखिए, एक स्वस्थ, ऊर्जा से भरा, खुश इंसान। यह आपकी भविष्य की तस्वीर है। ये वो हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसे बारीकी से देखिए, महसूस कीजिए कि कैसा लगेगा, कैसे दिखेंगे, आपके अपने लोग क्या कहेंगे। और फिर उस पुरानी धुंधली तस्वीर को मिटा दीजिए और सुनहरी नई तस्वीर को पर्दे के बीचों बीच ले आइए। यह अभ्यास दिन में 2 बार कीजिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। एक कारखाने में काम करने वाले एक इंसान ने वजन कम करने के लिए यही तरीका अपनाया। उसने लेवल पर जाकर अपने आप से कहा कि मैं सिर्फ वही खाऊंगा जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है। और कुछ ही दिनों में उसे खुद ब खुद सलाद और ताजी सब्जियों में रुचि आने लगी। भारी और तले हुए खाने की इच्छा अपने आप कम होती गई। 4 महीने में उसने काफी वजन कम कर लिया, वो भी बिना किसी जद्दोजहद के, बिना भूखे रहे। एक और इंसान ने सिगरेट छोड़ने के लिए यह तरीका आजमाया। उसने लेवल पर जाकर एक गहरी कल्पना की। अपनी जिंदगी में जितनी भी सिगरेटें पी थीं, उन सब का एक बड़ा ढेर अपने सामने देखा। फिर उस पूरे ढेर को आग में जलते हुए देखा। इसके बाद उन सिगरेटों का ढेर कल्पना में लाया जो आने वाले सालों में पीता अगर नहीं छोड़ता, और उन्हें भी जला दिया। बस एक ही बार के अभ्यास के बाद उसने सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ दी। न कोई तड़प, न कोई बेचैनी, न कोई परेशानी। और इन सब के पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है। कल्पना हमेशा इच्छा शक्ति पर भारी पड़ती है। यह बात एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक की खोज से निकली थी, जिन्होंने कहा था कि जब इच्छा शक्ति और कल्पना में टकराव होता है तो कल्पना हमेशा जीतती है। इसीलिए अगर आप किसी आदत से लड़ते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसे छोड़ने की जिद करते रहेंगे, तो आप उससे और ज्यादा बंध जाएंगे। पर अगर आप उसकी जगह एक नई और बेहतर तस्वीर अपने दिमाग में इतनी गहराई से बसा लें कि दिमाग उसे सच मानने लगे, तो पुरानी आदत अपने आप कमजोर पड़ती चली जाएगी। और यहां फिर हमारी अपनी परंपरा से एक बहुत गहरा जुड़ाव है। हमारे यहां सदियों से मंत्र जाप की विधि रही है। जब आप एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो दरअसल आप अपने दिमाग में एक नई छाप डाल रहे होते हैं, एक नई तस्वीर बना रहे होते हैं, एक नई दिशा तय कर रहे होते हैं। यह प्राचीन ज्ञान था जिसे आज एक नए और व्यावहारिक ढांचे में पेश किया गया है। इस तरीके में एक और बहुत कारगर औजार है जिसे तेज सीखने की तकनीक कह सकते हैं। जब आप लेवल पर हों तो पढ़ाई का जो भी विषय है उसे अपने मानसिक पर्दे पर लाइए और अपने आप से कहिए कि यह जानकारी मेरे दिमाग में गहराई से उतर रही है और जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी यह मुझे याद आएगी। यह सरल सी बात अल्फा अवस्था में इतनी ताकतवर हो जाती है कि इसका असर आम हालत में की गई घंटों की रटाई से कहीं ज्यादा होता है। कई शिक्षा संस्थानों ने इसे अपने यहां अपनाया। एक दवाइयों की पढ़ाई कराने वाले संस्थान के एक शिक्षक ने अपने छात्रों को यह तकनीकें सिखाईं और उनके छात्रों के नतीजे इतने बेहतर हो गए कि बाकी शिक्षक हैरान रह गए। पर यह सब तो दिमाग और याददाश्त और आदतों की बातें थीं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस तरीके का वो हिस्सा जो कहता है कि आपका दिमाग सिर्फ आपकी सोच नहीं बदल सकता, सिर्फ आपकी आदतें नहीं बदल सकता, बल्कि आपका शरीर भी बदल सकता है। और यह सुनने में जितना अचरज भरा लगता है, इसके पीछे उतने ही ठोस अनुभव और अध्ययन है। एक अस्पताल में एक महिला काम करती थीं, जिनका काम था ऑपरेशन के दौरान मरीजों को बेहोश रखना। पर वो अपना काम एक ऐसे तरीके से करती थीं जो उनके साथ काम करने वाले डॉक्टरों को हमेशा हैरान करता था। जब कोई मरीज पूरी तरह बेहोश हो जाता था तो वो उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कुछ कहती थीं। इतनी धीमी आवाज कि बाहर खड़े किसी इंसान को सुनाई भी न दे। एक बार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा खून बहता है, पर उस दिन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हैरान रह गया क्योंकि खून बहुत ही कम निकल रहा था, बस एक पतली सी धार। उस महिला ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले और हर 10 मिनट पर मरीज के कान में यही कहा था कि अपने शरीर को बताओ कि खून बहना बंद करो।
एक और ऑपरेशन में एक ऐसी महिला मरीज थी जो बहुत घबराई हुई और नकारात्मक सोच वाली थी। हर छोटी तकलीफ को वो बहुत बड़ा बना लेती थी। उस महिला के बेहोश होने पर कान में धीरे से कहा गया कि जब तुम जागोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी का हर इंसान तुमसे प्यार करता है और तुम खुद से भी प्यार करती हो। 3 महीने बाद उस महिला के डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी तरह बदल गई है। वो शांत है, खुश है और उसने बहुत जल्दी सेहत पकड़ ली। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि बेहोश इंसान को कान में कुछ कहने से भला क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सुन ही नहीं सकता। पर यहीं एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। इस खोज में पाया गया कि इंसान हमेशा सुन रहा होता है, हमेशा, चाहे वो जागा हो, सोया हो या बेहोश हो। दिमाग कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, वो हमेशा कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है। और जब कोई इंसान बेहोशी की गहरी अवस्था में होता है तो उसके सचेत मन का कोई रोक टोक वाला पहरा नहीं होता। जो भी कहा जाए वो सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और इसीलिए उस वक्त शब्दों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यहां एक बार फिर हमारी अपनी परंपरा से जुड़ाव दिखता है। हमारे यहां सदियों से बीमार इंसान के पास बैठकर मंत्र पढ़ने की रीत रही है। हमारे बुजुर्ग जानते थे कि बीमारी और कमजोरी की हालत में इंसान का मन ज्यादा खुला होता है और उस वक्त जो अच्छे शब्द उसके कानों तक पहुंचते हैं वो कहीं ज्यादा गहरा असर करते हैं। पर अब बात करते हैं इस पूरे तरीके के सबसे अद्भुत पहलू की, दिमाग का शरीर पर राज। इस खोज में यह बात सामने आई कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे बड़ा वैद्य है। शरीर में जो भी ठीक होने की प्रक्रिया चलती है वो दिमाग से ही नियंत्रित होती है और अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा दें तो इस ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, कभी कभी तो हैरान कर देने वाली हद तक। इसे समझने के लिए एक तरीका बताया गया है। जब आप अपने लेवल पर हों तो अपने मानसिक पर्दे पर अपने शरीर के उस हिस्से को देखिए जहां कोई तकलीफ है, उसे साफ साफ देखिए, फिर धीरे धीरे उसे ठीक होते हुए देखिए। एक स्वस्थ, मजबूत और दर्द से मुक्त शरीर की तस्वीर बनाइए और अपने दिमाग को यह संदेश दीजिए कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ और बेहतर हो रहा है। अब यह सुनकर शायद आपको थोड़ा शक हो, पर कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि जो लोग इस तरह की कल्पना का अभ्यास करते हैं उनकी सेहत उन लोगों के मुकाबले जल्दी सुधरती है जो नहीं करते। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर हुई खोज में देखा गया कि जो मरीज नियमित रूप से यह कल्पना करते थे कि उनके शरीर की रोग से लड़ने वाली ताकत सक्रिय है और बीमारी से लड़ रही है, उनमें बेहतर नतीजे आए। एक महिला की कहानी है जिसने 4 महीनों में काफी वजन कम किया। उसने क्या किया? लेवल पर जाकर एक धुंधली तस्वीर बनाई जिसमें उसने खुद को उन सब खानों के साथ देखा जो उसे नुकसान पहुंचाते थे और उस तस्वीर पर एक बड़ा निशान लगाकर उसे मिटा दिया। फिर एक सुनहरी तस्वीर बनाई जिसमें उसने खुद को पतला और स्वस्थ देखा, अपने सामने अच्छा खाना देखा और कल्पना की कि उसके अपने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने अपने मन में एक तारीख भी तय की कि कब तक यह बदलाव होगा और ठीक उसी समय तक वो बदलाव हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह दिमाग की वो ताकत थी जो हम सब के अंदर है पर जिसे हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब यहां एक बात और समझिए जो बहुत जरूरी है। हमारे शब्दों में भी ठीक वही ताकत है जो कल्पना में है। इसे महसूस करने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक नींबू की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आपने अभी उसे फ्रिज से निकाला है, वो ठंडा है, उसकी पीली चमकदार छिलके वाली सतह है। उसे नाक के पास ले गए, हल्की सी खुशबू आई। अब उसे बीच से काटा, खुशबू और तेज हो गई और अब उसे दांतों से काटा, खट्टा रस पूरे मुंह में फैल गया। अगर आपने यह कल्पना ध्यान से की तो आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा। आपने नींबू देखा नहीं, छुआ नहीं, चखा नहीं, बस शब्दों ने एक तस्वीर बनाई और उस तस्वीर पर आपके दिमाग ने आपके शरीर को हुक्म दे दिया। आपका शरीर उस चीज पर प्रतिक्रिया कर बैठा जो असल में थी ही नहीं। तो अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग उन शब्दों को सच मानकर आपके शरीर को उसी दिशा में ले जाता है। और अगर आप लेवल पर जाकर रोज ये कहें कि हर दिन हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग उसे भी उतनी ही गंभीरता से लेता है और आपका शरीर उसी दिशा में जाने लगता है। यह बात एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक की खोज से निकली थी जिन्होंने अपने शहर में एक मुफ्त चिकित्सालय चलाया और वहां हजारों मरीजों को सिर्फ इसी एक वाक्य से ठीक किया
कि हर दिन हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं। गठिया, दमा, लकवा, पेट के छाले, कई तरह की बीमारियों में सुधार दर्ज किए गए। और जब इसी बात को अल्फा अवस्था में कहा जाता है तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक सैनिक की कहानी है जो बड़ी दिलचस्प है। वो इस कोर्स में आया था, पर पहले ही दिन उसे अचानक विदेश भेज दिया गया। उसे सिर्फ दो बातें याद रहीं, लेवल पर कैसे जाते हैं और वो एक वाक्य कि हर दिन हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं। जहां उसकी तैनाती हुई वहां एक बहुत गुस्सैल और शराबी अफसर था जो उसे हर वक्त परेशान करता था। कुछ हफ्तों में उसे रात को खांसी के दौरे आने लगे, फिर दमा शुरू हो गया जो उसे पहले कभी नहीं था। डॉक्टरों ने जांच की तो शरीर में कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक था। उसने लेवल पर जाना शुरू किया, दिन में 3 बार, और बस वो एक वाक्य दोहराता रहा। 3 दिनों में उस अफसर की बातों का असर उस पर होना बंद हो गया। 1 हफ्ते में खांसी और दमा दोनों पूरी तरह गायब हो गए, सिर्फ एक वाक्य से, सिर्फ लेवल की ताकत से। अब बात करते हैं इस पूरे तरीके के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा लोगों की उत्सुकता जगाता है और सबसे ज्यादा लोगों को चकित भी करता है। वो ताकत जो हमारी 5 इंद्रियों से परे है, जिसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं। इस खोज में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि अल्फा अवस्था में हर इंसान के अंदर यह ताकत जाग सकती है। यह किसी एक खास इंसान की देन नहीं है, यह हम सब में मौजूद है, बस इसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। एक इंसान की कहानी है जो विदेश में था और उसका हवाई जहाज का टिकट गायब हो गया। 1 घंटे तक 3 लोगों ने पूरा घर छान मारा, कालीनों के नीचे देखा, हर कोने में ढूंढा, सामान 3 बार खोला और बंद किया, पर टिकट नहीं मिला। फिर उस इंसान ने एक कोने में जाकर लेवल पर जाने का फैसला किया। लेवल पर पहुंचते ही उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। टिकट एक अलमारी के नीचे कुछ किताबों के बीच दबा हुआ था। वो दौड़ा, अलमारी खोली और टिकट ठीक वहीं मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने अपने दिमाग में देखा था। और यह बस एक इत्तेफाक नहीं था, इस कोर्स में ऐसा बार बार होता रहा। इसीलिए कहा गया कि जब घटनाएं एक के बाद एक आएं और किसी अच्छे नतीजे की तरफ ले जाएं, तो उन्हें सिर्फ इत्तेफाक कहकर टालना ठीक नहीं है। यह तरीका सिखाता है कि ऐसे इत्तेफाकों को कैसे अपनी जिंदगी में बुलाया जाए। यहां हमारे भारतीय जीवन से एक बहुत गहरा जुड़ाव है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो भीतर से एक आवाज आती है, एक अंदरूनी सूझ, एक ऐसा एहसास जो बताता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कोई इसे भगवान की आवाज कहता है, कोई आत्मा की पुकार कहता है। इस खोज में इसे एक ऊंची बुद्धि से जुड़ाव कहा गया, पर बात सबकी एक ही थी, एक ऐसी समझ से रिश्ता जो हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं बड़ी है। और यह रिश्ता अल्फा अवस्था में सबसे मजबूत होता है। सपनों के जरिए मार्गदर्शन पाने की भी बात कही गई। इसमें आप लेवल पर जाते हुए अपने आप को यह निर्देश देते हैं कि मुझे एक ऐसा सपना आएगा जिसमें मेरी किसी समस्या का जवाब होगा। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी। इतिहास में एक आविष्कारक को सिलाई की मशीन बनाते वक्त एक बड़ी समस्या आ रही थी और उसे एक सपने में उस सुई की बनावट का विचार आया जिसने उसकी सारी उलझन सुलझा दी। ये बात सिर्फ उस एक इंसान के साथ नहीं हुई, ये उस हर इंसान के साथ हो सकता है जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख ले। पर यहां एक बात जो बड़ी ईमानदारी से कही गई है और जिसे समझना जरूरी है, यह तरीका किसी चमत्कार का दावा नहीं करता। यह खुद स्वीकार किया गया है कि हम अभी भी सीख रहे हैं। यह तरीका जिंदगी की हर समस्या का जवाब नहीं है, पर यह एक ऐसा औजार जरूर है जो आपको हर समस्या से निपटने के लिए एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां आपका दिमाग ज्यादा साफ होता है, ज्यादा एकाग्र होता है और ज्यादा ताकतवर होता है। और वो अवस्था, वो अल्फा अवस्था, वो हम सब के भीतर है, हर पल। बस उस तक पहुंचने का रास्ता जानना होता है। उस रात को याद कीजिए, एक छोटे से घर में एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठा है। रात का सन्नाटा है, बेटी आंखें बंद किए उस शांत अवस्था में है। पिता अपने मन में अगला सवाल सोच रहा है और उससे पहले कि वो मुंह खोले, बेटी जवाब दे देती है। उस एक पल में उस पिता को एक ऐसी बात समझ आई जो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज बन गई। इंसान का दिमाग वो नहीं है जो हम समझते हैं। ये सिर्फ याद रखने और हिसाब लगाने की मशीन नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा है। यह जुड़ सकता है किसी और इंसान से, किसी गहरी समझ से, एक ऐसी बुद्धि से जो हमारी रोजमर्रा की सोच से बहुत बड़ी है। और सबसे अहम बात यह है
कि यह जुड़ाव सिर्फ कुछ खास लोगों के पास नहीं है, ये हम सबके भीतर है। आपके भीतर है, मेरे भीतर है, हर उस इंसान के भीतर है जो बस यह जानना चाहे कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज हमने इस किताब के उन सबसे जरूरी सबकों को समझा जो 20 साल की गहरी खोज और लाखों लोगों के अनुभव से निकले हैं। तो चलिए एक बार उन सारे सबकों को सिलसिलेवार दोहरा लेते हैं। पहला सबक यह है कि हमारा दिमाग 4 अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है, और उनमें से अल्फा वो जगह है जहां दिमाग एक साथ शांत भी है और पूरी तरह जागा हुआ भी। ये वो अवस्था है जहां याददाश्त तेज होती है, भीतर की रचनात्मकता खुलती है, शरीर का ठीक होना तेज होता है और उस ऊंची बुद्धि से जुड़ाव होता है जो हमेशा हमारे साथ है। दूसरा सबक यह है कि इस अल्फा अवस्था तक पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है। एक शांत जगह, बंद आंखें, गहरी सांस और 3 से 1 तक की गिनती, बस यही वो दरवाजा है। और यह दरवाजा हमेशा से आपके भीतर था, बस यह बताया गया कि इसे खोला कैसे जाता है। तीसरा सबक यह है कि आपके शब्दों में बहुत गहरी ताकत है। जो आप अपने आप से कहते हैं, आपका दिमाग उसे सुनता है और उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। जैसे नींबू की कल्पना से मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही नकारात्मक शब्द आपके मन और शरीर को नीचे खींचते हैं और अच्छे शब्द ऊपर उठाते हैं। खासकर अल्फा अवस्था में कहा गया, हर शब्द कई गुना ताकतवर हो जाता है। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक निर्देश है जो आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। चौथा सबक यह है कि कल्पना हमेशा इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। पुरानी आदतें जबरदस्ती से नहीं जाती, वो तब जाती है जब आप उनकी जगह अपने दिमाग में एक नई और बेहतर तस्वीर इतनी गहराई से बसा लेते हैं कि पुरानी तस्वीर के लिए जगह ही नहीं बचती। मन के आईने वाली तकनीक यही करती है। जो आप बनना चाहते हैं उसे इतनी साफ कल्पना से देखो, इतनी गहराई से महसूस करो कि दिमाग उसे अपनी सच्चाई मान ले। पांचवां सबक यह है कि आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे बड़ा वैद्य है। ऑपरेशन में खून का रुकना, उस सैनिक का दमा जो 3 दिनों में गायब हो गया, उस महिला का वजन जो 4 महीनों में कम हुआ, यह सब इसी एक सच की गवाही है कि जब आप अपने दिमाग को सही दिशा देते हैं तो शरीर भी उसी दिशा में चल पड़ता है। ठीक होने की रफ्तार बढ़ती है, सेहत संभलती है और शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। और छठा सबक, जो शायद सबसे गहरा है, वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी खोज का सबसे बड़ा निचोड़ यही था कि एक ऐसी बुद्धि है जो हमारे आसपास है, हमारे साथ है, और जब हम अल्फा अवस्था में जाते हैं तो हम उससे जुड़ते हैं। यह जुड़ाव हमें वो जवाब देता है जो आम सोच से नहीं मिलते। यह भीतर की सूझ को जगाता है, जिंदगी में सही मोड़ लाता है, सपनों में रास्ते दिखाता है। हमारे यहां इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं, कोई इसे अंतरात्मा की पुकार कहता है। इस खोज में इसे ऊंची बुद्धि कहा गया, पर बात सबकी एक ही है। अब यहां एक बात जो मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यह तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। यह एक हुनर है, और हर हुनर की तरह इसे भी अभ्यास चाहिए। पहले दिन शायद कुछ खास महसूस ना हो, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर लगे, तीसरे दिन और बेहतर, पर एक दिन जरूर आता है जब यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे जैसे सुबह उठकर चाय पीना या रात को सोने से पहले आंखें बंद करना। और जब यह आदत बन जाती है तब आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ बदल रहा है। छोटे छोटे तरीकों से याददाश्त पहले से बेहतर लगने लगती है, नींद गहरी आने लगती है, तनाव कम होता जाता है, फैसले साफ होने लगते हैं, और एक शांति है जो पहले नहीं थी, वो भीतर से आने लगती है। यही वो बदलाव है जो लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया, जो एक पिता ने अपने बच्चों में देखा, जो उसने खुद अपने भीतर पाया। एक ऐसा इंसान जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसने बचपन में सड़क पर जूते पॉलिश किए, जिसके पास कोई बड़ी पढ़ाई नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, पर जिसके पास थी एक जिज्ञासा, एक सवाल, और उस सवाल का पीछा करने की हिम्मत। उस इंसान ने, होजे सिल्वा ने, दुनिया को यह बताया कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत छुपी है जिसे उसने अभी तक जगाया नहीं। एक ऐसा दिमाग है जिसे उसने अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं किया। एक ऐसा जुड़ाव है जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं। और वो ताकत, वो दिमाग, वो जुड़ाव आपके भीतर है, आज भी, अभी भी, इसी पल। अब एक छोटा सा काम जो आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले बिस्तर पर लेटिए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए
और फिर धीरे धीरे 100 से 1 तक गिनना शुरू कीजिए। हर गिनती के साथ एक गहरी सांस और मन ही मन कहिए कि हर दिन, हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं। बस इतना ही। पर इसे रोज कीजिए, कम से कम 3 हफ्ते, और फिर खुद देखिए कि क्या बदलता है। और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जिसे आप इस तरीके से बदलना चाहते हैं। याददाश्त, नींद, कोई पुरानी आदत, कोई डर, लिख दीजिए। क्योंकि जब आप किसी बात को लिख देते हैं तो वो इरादा और पक्का हो जाता है, और इरादा ही वो पहला कदम है जहां से हर बदलाव की शुरुआत होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे आपको लगता है कि ये बात सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये समझ जितनी ज्यादा फैलेगी उतने ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।